की प्रॉब्लम आ रही है शायद। आज हिंदी का टेस्ट है। दारा सिंह निकल के सामने आएगा। आज दारा सिंह की आत्मा बहुत प्रसन्न होएगी कि मैं कल्ला नहीं थी। I think we are live. It shows live on Facebook. ओके, ग्रेट। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ नित्य नूतन वार्ता पे। उम्मीद है आप हम सबको देख पा रहे हैं, सभी श्रोताओं से और जो हमें सुन रहे हमारे साथी सहभागी, आप सबको मेरा सत श्री अकाल। मैं पंजाब की सुंदर भूमि से बात कर रही हूँ आज, और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर और जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे 3 बहुत अहम गेस्ट आज आए हैं, स्पीकर्स आए हैं, और उनके बारे में मैंने पोस्ट भी किया था फेसबुक पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीर विक्रम सिंह जी, जो कि न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं और गुरबानी, अरदास, शब्द कीर्तन के महत्व को हमारे साथ साझा करेंगे। हमारे साथ मुनीश गुप्ता जी हैं, जो कि लखनऊ में रहते हैं लेकिन यहाँ सरहिंद के से पले बड़े हैं। इनकी पढ़ाई भी यहीं से हुई और इन्होंने अनस्कूलिंग चुना क्योंकि इतिहास में जो ये धरोहर है इस भूमि की, उसके बारे में इनके स्कूल में इन्हें बताया नहीं गया। तो बहुत सारे सवाल इनके मन में उठे और उनकी जर्नी की शुरुआत हुई उन सवालों से। हमारे साथ प्रोफेसर अमरप्रीत सिंह जी हैं, जो यहाँ पे एक कॉलेज है, इंजीनियर अमरप्रीत सिंह, इंजीनियर अमरप्रीत सिंह जी हैं, और वो डॉक्टर बंदा बहादुर सिंह कॉलेज, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ फतेहगढ़ साहिब में, वहाँ रहते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनका देखभाल भी करते हैं। और इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक जर्नी में आज ये तीनों साथी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो इनका आप स्वागत कीजिए। मैं डॉक्टर वीर विक्रम सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे इस सत्र को लेकर जाएं। तो ओवर टू डॉक्टर वीर विक्रम सिंह जी। थैंक यू वेरी मच स्मृति जी। आपका इस नित्य नूतन वार्ता में आप हमें लेके आए और एक मंच प्रदान किया जिससे हम अपने जो पंजाब की बात है, जो यहाँ की जो कल्चर की बात है, संस्कृति की बात है, वो हम आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से जो दुनिया में जो भी हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे फेसबुक के माध्यम से, तो उनके साथ साझा कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें सबसे पहले जैसे आपने इसका जो फॉर्मेट बताया था कि सबसे पहले हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना है, जो हमें सुन पा रहे हैं, तो आपने वैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। और मैं इस जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने पंजाब की इस धरती के बारे में कहा था, इससे शुरुआत करना चाहूँगा। मैंने उनके बारे में उनकी पंजाब भाषा विभाग की तरफ से एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने अनुभव से कहा था कि आने वाले समय में जो पंजाब है आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरे भारत का और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। तो इस बात को मैं रखते हुए आगे बढ़ूंगा कि वो कौन सी बात है जो उन्होंने इस बात को हमें ऐसे बताया कि पंजाब जो अध्यात्म के क्षेत्र में पूरे विश्व का और भारत का मार्गदर्शन करेगा, जिसमें आपसी सहचार की बात हो, कोएग्जिस्टेंस की बात हो, भाईचारे की बात हो, आपसी प्रेम की बात हो। तो मैं पटियाला में पला बड़ा हूँ बेसिकली, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र से मेरा वास्ता रहा है। लेकिन जो मेरी एजुकेशन है पटियाला में हुई ज़्यादा, और अभी मैं मेरा जो यूनिवर्सिटी में मैं सहायक प्रोफेसर के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। और इसके साथ जो विद्यार्थी हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनके साथ जो है
उनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में अवेयरनेस के लिए उनसे बातचीत करता हूँ, खुद भी अवेयर होता हूँ। तो क्योंकि जब मैं उनसे कोई डायलॉग करता हूँ तो सबसे पहले मैं खुद ज़्यादा अवेयर होता हूँ। और जो मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे मेरी मित्रता कुछ वर्ष पूर्व जो उसकी शुरुआत हुई, तो बाजार में हम एक दूसरे से मिले तो दिलों का मिलन हुआ। तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का जो एक हमारा साल भर में रहता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का एक सिंपोजियम होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, संगोष्ठी होती है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लखनऊ गया था। तो मेरा मन हुआ कि मैं उनके साथ कुछ समय व्यतीत करूं, तो बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि हम कोई अलग व्यक्ति हैं। तो ये जो चीजें हैं हमारे आपस में, तो इनको आगे बढ़ते हुए जीवन में कुछ सीखते हुए और इस तरह से ही जो एक दूसरे को साथ में लेते हुए, ताकि ये जो समाज है, देश है, विश्व है, एक रहने लायक जगह बन जाए और हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझें, beyond the or while transcending the boundaries of caste, creed, religion and other barriers which has been generated over the years by the egoist behavior of human beings in a society. तो वो अब मैं विनती करूंगा मनीष जी से कि वो इस वार्ता को आगे बढ़ाएं, फिर हम इसको बातचीत के माध्यम से और आगे लेके जाएंगे। या नमस्कार सब साथियों, और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मुनीश, मैं अभी लखनऊ में रहता हूँ। तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई पंजाब से ही करी। तो कुछ सपनों की चाहत में और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मैंने घूमना शुरू किया। तो अभी मैं 18 साल से लखनऊ में हूँ। मेरा लैब इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस है। तो मैं अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ लखनऊ में रहता हूँ। कहीं ना कहीं जब जीवन के सफर में ना कुछ क्यूरियोसिटीज कुछ अधूरी रह जाती हैं, तो आई थिंक एक पड़ाव आता है जब हम उन क्यूरियोसिटीज के कुछ आंसर ढूंढने लगते हैं। तो क्यूरियोसिटीज, अब मेरा जन्म पंजाब में हुआ। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि मैं अपनी स्टेट के बारे में या अपनी जगह के बारे में बहुत कम जानता हूँ। तो जब मैंने उसको जानना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं मेरा स्कूलिंग शायद उसके लिए दोषी पाया गया। तो चलते चलते मैंने क्या हुआ, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। तो अभी लखनऊ में मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं। और यही हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। और एक चीज मैंने जरूर पंजाब से सीखी है, खुली सोच उनको दी है कि जैसे जीवन में आए वैसा वो बढ़ते चले। तो अमन जी, थोड़ा हाँ आप अपने बारे में बताइए। आई थिंक अमन जी थोड़ा अपने बारे में हाँ कंटिन्यू। अमरप्रीत जी, आपका अनम्यूट कीजिएगा माइक। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? हाँ जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है। आवाज आ रही है जी? जी यस। हेलो। हाँ जी प्रेस साहब, आपकी आवाज आ रही है और बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है, बहुत सुंदर आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। तो आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि उनका कोई कनेक्टिविटी का कोई इशू है, तो हम अपनी वार्ता जारी रखते हैं। इतने समय में वो हमें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो आज का जो नितिन वार्ता में जो इशू लिया गया था कि हमें पर्टिकुलरली फतेहगढ़ साहब की जो धरती है, सरहंद की जो धरती है, उसके बारे में आपके साथ राब्ता कायम करना है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करनी है। तो मनीष जी बहुत लंबा समय इस धरती पे रहे, लेकिन वो बता रहे हैं कि उनकी स्कूलिंग की वजह से वो इसके साथ रूट्स के साथ जुड़ नहीं पाए। तो स्कूल्स में जैसे स्कूल एजुकेशन का जो दायित्व होता है कि ग्लोबली तो बच्चों को जोड़ना ही जोड़ना है, लेकिन उनकी जो रूट्स हैं, जो लोकली जो उनकी हेरिटेज है, उसके साथ भी उनका दायित्व बनता है, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है।
तो ये तो मैंने उनसे बात करते हुए पहले भी एक बार जिक्र किया था कि ये हमारी फतेहगढ़ साहब की और या सरहंद की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है कि हम जो कल बात कर रहे थे रात को कि सिस्टम का एक जैसे एक पार्ट बनाने के लिए, एक पुर्जा बनाने के लिए कि जिसमें मशीन में फिट हो जाए और जो इन द नेम ऑफ पर्सनल एस्पायरेशंस वो ऐसे एफर्ट्स करता रहे और जिंदगी को आगे बढ़ाता रहे एंड नथिंग मोर। तो एक ह्यूमन बीइंग वाला जो फीलिंग है, जो सेल्फ है, उसको एक्सप्लोर करना, उसको जीना जैसे उम्र भर, तो वो एजुकेशन सिस्टम में हमारे मिसिंग है। तो रूट्स जब तक हमारी नहीं पता लगती कि हमारी रूट्स क्या हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने हमें क्या रिच हेरिटेज दिया है, उनकी जो कमाई है, कितनी लाइव्स लगी हैं जो हम जीवन आज जी रहे हैं उसको जीने के लिए, जिस टाइप के सोसाइटी में हम रह पा रहे हैं। जैसे मनीष जी को मैं मिलता हूं तो मुझे लगता ही नहीं कि वो कोई डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, वो हमसे अलग हैं। ऐसा लगता है कि मेरे ही जीवन का हिस्सा है और मेरा ही खुद का हिस्सा है। तो ये मेरे पास कैसे आ गया? तो ये मेरी कल्चरल हेरिटेज है जो पीछे से मुझे आ रहा है, तो उसी में से आ रहा है ये कि आउट ऑफ सडन नहीं हो गया ये। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें आज की जो बातचीत करनी थी। तो मुझे लगता है कि अभी जो प्रेस साहब हैं उनका जो टेक्निकल जो ग्लिच आया था वो दूर हो गया है। वो आई होप ही इज एबल टू लिसन टू अस। हाँ जी, आपको सुनाई दे रहा है प्रेस साहब? तो आई थिंक वो फोन पे बात कर रहे हैं, मे बी उनका कोई टेक्निकल इशू है। तो आई थिंक स्मृति जी हम बातचीत आगे बढ़ाते रहे। आई थिंक मनीष जी और मैं मिलके, क्योंकि अभी हम लाइव चल रहे हैं तो जी थोड़ा बिल्कुल। मीनिंगफुल बात हो। और वीर हाँ जी विक्रम जी, मनीष जी। थोड़ा फतेहगढ़ साहब की आप हिस्ट्री के बारे में मुझे भी थोड़ा बताओ, मतलब गुरुद्वारे के बारे में मेरी भी क्यूरियोसिटी है। देखिए, मैं इसको थोड़ा पढ़ भी रहा था, मेरी भी खुद की क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे जो सिख हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से तो काफी कुछ मालूम है इस जगह के बारे में, लेकिन मैं खुद जानना चाहता था कि जो सरहिंद है उसका जो पहले का जो कैसे उसका, तो मैं उसको ब्रीफ में एक दो तीन लाइन में बता के कि जो हिस्टोरिकली ये जो पृथ्वीराज चौहान है, जब इनकी मोहम्मद गौरी के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ, जो उनकी आपस में जो उन्होंने कब्जा करने के लिए भारत की तरफ आए, तो ये मिलिट्री आउटपोस्ट थी पृथ्वीराज चौहान की। तो मुझे ये पढ़ते हुए मालूम हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जी ने इसको अपना मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया था, इस जगह को, जो सरहिंद की जगह को। तो उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने इसको जो है समाना से अलग करके, क्योंकि ये जो बहुत बड़े इस्लामिक सेंटर थे, कभी समाना, सढौरा अभी हरियाणा में है, और ये सरहिंद अब जो है, तो समाना से इसको निकाल के इसका परगना जो बोलते हैं उसका हिस्सा बनाया, और इस हिस्से को फिर जो है अलग से जो है सरहिंद के रूप में उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने इसको डेवलप करना शुरू किया और दिल्ली सल्तनत का इसको हिस्सा बनाया। और उसके बाद जो 1555 में, जो मुझे डेट मिला है, आपको भी मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे कोई इंटरनेट के ऊपर, तो 1555 में मुगल्स इसको अपना हिस्सा बना लेते हैं और इसको डेवलप करना शुरू करते हैं। तो मुगल अंपायर जो था उस दौरान जो है इसका जो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ। और अगर आप स्मृति जी बहुत नजदीक उस जगह के पास रह रहे हैं जिसको हम आम खास बाग बोलते हैं, तो वो जो हिस्टोरिकल जगह है उसको जो शाहजहां ने उसको डेवलप किया, तो बहुत लंबे समय में डेवलप हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरहिंद है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाहौर एंड दिल्ली। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। और जब भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती थी दिल्ली और लाहौर के बीच में, तो रास्ते में पड़ता तो यहाँ हर आम या खास जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कोई भी ऑफिसर होता था, तो यहाँ पे दे यूज्ड टू स्टे ओवर एट दिस प्लेस। तो उसके अलावा और इसका एक और बड़ा जो इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे जो इस्लामिक एक रोजा शरीफ के रूप में एक सेंटर है, यहाँ पे जो शेख अहमद सरहंदी है उनका मकबरा भी है, और उनके जो स्कूल ऑफ थॉट के जो व्यक्ति हैं और उनके भी यहाँ पे मकबरे बने हुए हैं रोजा शरीफ में। और बांग्लादेश से और बाहरले मुल्कों से लोग खास उसमें इनका प्रोग्राम होता है साल में, मुझे वो डेट्स याद नहीं है, लेकिन वो बहुत जो मलेरकोटला से और बांग्लादेश से और पाकिस्तान से और अरब कंट्री से बहुत सारे लोग यहाँ पे रोजा शरीफ में आते हैं अपनी अकीदत पेश करने के लिए। वो उनके धर्म के मुताबिक, मुझे मालूम नहीं है उसका क्या डिटेल है, लेकिन
अगर मैं सिख पर्सपेक्टिव से बात करूं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसकी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है उसको एक नया मोड़ देने के लिए यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो परसिक्यूशन चल रहा था यहाँ के लोगों का अंडर द मुगल एम्पायर, पर्टिकुलरली अंडर औरंगजेब, तो उसको जो ऑन द फेस लेवल लेने के लिए जो स्ट्रगल किया गुरु साहिबान ने, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना शीश दिया। और इस वर्ष उनका जो 400th सेंचुरी हम मनाने जा रहे हैं, तो 400 साला प्रकाश पर्व उसको हम बोलते हैं। क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी हम नहीं बोलते, क्योंकि जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनका प्रकाश होता है, इसलिए हम उसको प्रकाश पर्व बोलते हैं या गुरपुरब बोलते हैं। उसको कभी भी हम जैसे आप बोलते हैं जन्मोत्सव या ऐसा शब्द नहीं यूज करते। तो जो 400 साला प्रकाश पर्व है गुरु तेग बहादुर साहब का, उन्होंने जब कश्मीर से इकट्ठा होके पंडित लोग उनके पास आए कि हमें जो है औरंगजेब फॉर्सिबली कन्वर्ट कर रहा है, तो उनकी आवाज बने गुरु तेग बहादुर साहब और अपना शीश जो उन्होंने दिया दिल्ली के चांदनी चौक में, और जो उनकी परसिक्यूशन है उसको एक थोड़ा सा वो हॉल्ट मिला। 1675 में उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने देखा कि अभी लोगों को जगाने का वक्त है, तो 1699 में फिर जो है अमृत जो है संचार किया उन्होंने, और एक ऐसे पंथ की साधना की जो ना किसी से डरेगा ना किसी को डराएगा, और जो मजलूम हैं, जो परसिक्यूटेड हैं, जिनको तंग किया जा रहा है, उन लोगों को जगाएगा और उनको मतलब जो आप बोलते हैं जो रूलर्स हैं, जो अत्याचारी हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो खड़ा करेगा। तो इसी स्ट्रगल में से ये सरहिंद का फिर वो निकलता है कि 1704 में 1704 में जब मुगल्स और हिल स्टेट्स की जो राजा हैं, राजपूत राजा हैं, वो अनंतपुर साहिब के किले को घेरा डालते हैं बहुत लंबा समा, और सब जो सप्लाई लाइंस हैं काट देते हैं। तो बहुत महीनों के स्ट्रगल के बाद वो ऑफर करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी को, आप किला खाली करके चले जाओ और किला छोड़ने के बाद हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने वादे तोड़ के हमला कर दिया। जो राजपूत राजा थे, हिल स्टेट की, आजकल हिमाचल बोलते हैं उसको, और मुगल्स, क्योंकि दोनों ने कसमें खाई थी कुरान की और गीता की कि हम आपको जो है वो जाने देंगे, लेकिन उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। और सरसा नदी जो है वो क्रॉस करते वक्त उनकी जो फैमिली है गुरु गोबिंद सिंह जी की और दूसरे शिष्य हैं माता गुजरी जी हैं, वो अलग हो गए। तो छोटे साहबजादे जो हैं, जिनका नाम हम बड़े अदब से साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी, वो सरहिंद में आ जाते हैं। क्योंकि उनको गिरफ्तार कर ली जाता है रास्ते में, वो उसका डिटेल में अभी मैं नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि हमें और बात भी करनी है। तो उनको गिरफ्तार करके सरहिंद में ले आते हैं। और जो बड़े साहबजादे हैं, साहबजादा बाबा अजीत सिंह, साहबजादा बाबा गुजरात सिंह, जो चमकौर साहिब है यहाँ से कुछ दूरी पे, तो वहां पे वो मुगलों के साथ जो है मुकाबला करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो बड़े साहबजादे जो हैं उनकी आयु 16 और 14 वर्ष की है, और जो छोटे साहबजादे हैं उनकी जो आयु है वो 9 वर्ष के हैं। जो साहबजादा बाबा जोरावर सिंह हैं, जो साहबजादा बाबा फतेह सिंह हैं, वो 7 वर्ष की आयु में है। और जब उनको पकड़ के उनका ट्रायल किया जाता है फतेहगढ़ साहिब में, पहले उसका नाम सरहिंद है, फतेहगढ़ साहब बाद में आया है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि फतेहगढ़ साहब कब हुआ, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन सरहिंद का जो नवाब है उस समय का, वजीर खान, तो उसकी कोर्ट लगी हुई है। बहुत बड़ा ये स्टेट है जिसकी जो बाउंड्रीज है रावी से लेके यमुना तक है। तो ये सरहिंद, आप ये वाला सरहिंद नहीं है छोटा सा टाउन है जिसमें 60,000 की आबादी है या पॉपुलेशन है। ये बहुत बड़ी स्टेट थी जिसकी जो बाउंड्रीज हैं रावी और यमुना के बीच में है। और इसको कभी सरहिंद बावनी भी बोलते थे। सरहिंद बावनी इसलिए बोलते थे, इसका 52 लाख का जो रेवेन्यू है मुगल्स को यहाँ से जनरेट होता था, तो इसलिए इसको सरहिंद बावनी भी मुगल्स के टाइम पे बोला जाता था। तो इतनी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस थी, और दिल्ली सल्तनत के लिए ये स्टेट बहुत मायने रखती थी। और वैसे भी सरहिंद जो है और समाना सढौरा, ये 3S हैं जो इस्लामिक सेंटर थे बहुत बड़े, और दिल्ली सल्तनत को फीड करते थे। ये बहुत थॉट के लेवल पे और पैसे के लेवल पे, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत थी। तो इसके लिए जो कन्फ्लिक्ट हुआ सिखों के साथ, क्योंकि उन्होंने फिर साहबजादों को पकड़ के ट्रायल किया,
तो ट्रायल चला तो उसमें उन्होंने उनको फोर्सिबली और अल्योर भी किया कि आपको हम रखेंगे, आपको राजा बना देंगे, आपको ये देंगे वो देंगे। पहले अल्योर किया, फिर टॉर्चर भी किया। और लेकिन माता गुजरी जी ने उनको लीड किया, उनके दादी जी ने उनको लीड किया कि आपने अपने दादाजी गुरु तेग बहादुर साहब की जो उनकी बताए हुए मार्ग पे चलना है और इनके आगे शीश नहीं झुकाना है। तो माता गुजरी जी उनको प्रिपेयर करके भेजती हैं, जहाँ पे उनको ठंडे बुर्ज में कैद किया हुआ था। ठंडा बुर्ज क्योंकि दिसंबर के महीने की बात है, जब ठंड बहुत होती है, तो ठंडा बुर्ज उस समय जो सरहिंद के नवाब हैं वो गर्मियों के लिए यूज करते थे, तभी खोला जाता था ठंडे बुर्ज को। लेकिन वो दिसंबर की जो ठंड है उसमें उसको उनमें कैद करके रखा गया, साहबजादों को, जो 7 और 9 वर्ष की आयु में है, शरीरक आयु में है। लेकिन वो क्योंकि उनका जो बलिदान है, जो उनकी स्टैंड है कोर्ट में, वजीर खान की कोर्ट में, बहुत बड़ा है और हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। इसलिए हमें बाबा कह के याद करते हैं, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि उनको बाबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया 70 साल की आयु में और बड़ी बड़ी उम्र में, और नौजवान इतना स्टैंड नहीं ले पाते, कि उन्होंने उनको अल्योर किया कि आप ऐसे हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ, आप इस्लाम कबूल कर लो, आप कन्वर्ट हो जाओ, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन वो उनके जो ट्रायल चला 3 दिन तक, तो उसमें उन्होंने उनको बहुत फोर्स भी किया, बाद में उनको अल्योर भी किया। लेकिन माता गुजरी जी के जो अगुवाई है और उनकी जो परवरिश है गुरु गोविंद सिंह जी के समक्ष, तो उसने तो रंग दिखाना ही था। तो लेकिन इसमें कुछ वाक्य बड़े इंटरेस्टिंग हुए इस सारे जो ट्रायल में। तो उसमें एक नवाब मलेर कोटला हैं, शेर मोहम्मद खान, उन्होंने कहा उसको कि आप इन बच्चों का ट्रायल क्यों कर रहे हो? आपने अगर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ टक्कर लेनी है तो मैदान जंग में लो। ये बच्चों को इस्लाम जो है 12 वर्ष की कम आयु के बच्चों का जो ऐसे ट्रायल नहीं हो सकता, उनको कोई सजा भी नहीं दी जा सकती शरा के मुताबिक, इस्लामिक कानून के मुताबिक, आप इनको छोड़ दो। तो जो शेर मोहम्मद खान है, आज भी उनको याद करते हैं हम। और अगर आप इस तरफ जाएं पटियाला की तरफ, तो उनकी याद में एक गेट भी बना हुआ है बहुत बड़ा, जो कुछ साल पहले जो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बनवाया। उसको गेट को, उसका नाम ही शेर मोहम्मद खान गेट है। 3 गेट और बने हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी भी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी 10-15 साल पहले यहाँ पे बने थे। तो शेर मोहम्मद खान ने जब उसको चैलेंज किया कि आप गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसने कोर्ट को वहां से उठ के चल दिए, वहां पे ट्वीट करके चले गए कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन जो वहां के जो तवस्वी लोग थे, मैं बोलता हूं कि इन द नेम ऑफ रिलीजन कोई बुरा नहीं होता, धर्म कोई बुरा नहीं होता, लेकिन इन द नेम ऑफ रिलीजन जो उन्होंने ये गलत काम किया, तो उसमें काजी भी शामिल हो गए। उस समय के जो गवर्नर था, सूबेदार था वजीर खान, तो उन्होंने उनको जिंदा नींवों में जो दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया। तो उनको जिंदा नींवों में चिनवाया गया। 7 और 9 वर्ष की आयु है, आप इमेजिन कीजिए। और उन्होंने उसको फेस किया बड़े हंसते हंसते, और उनको फिर उसके बाद जो उनका गला रेत कर उनको जो है उनका कत्ल कर दिया। और लेकिन उन्होंने उनके सामने शीश नहीं झुकाया। तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा स्टैंड आपको कभी नहीं मिलता कि उन्होंने अपने दादाजी की तरह उनको बताया कि, मुगलों को बताया कि आप फोर्सिबली कन्वर्शन नहीं कर सकते। अगर कोई अपने हिसाब से परमात्मा की उपासना करता है तो उसको हक है उपासना करने का, आप उसको जो जोर जबरदस्ती से उसको अपना रास्ता नहीं मनवा सकते। तो ये जो सरहिंद में जो वाकया हुआ, तो लेकिन सिखों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो उन्होंने सोचा कि गुरु साहिब के बच्चों को ऐसे मारा गया, तो ये 1704 का वाकया है, 1704 का वाकया है। और 1708 में जो गुरु गोबिंद सिंह जी फिर नांदेड़ में जाते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरता गद्दी देते हैं, और वहां से बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनका पहला नाम जो इतिहास में बताया जाता है माधो दास है, तो वो अमृत पान करके बाबा बंदा सिंह बहादुर बनते हैं। और उसकी भी अलग हिस्ट्री है, लेकिन वो फिर इन्वेजन करते हैं इसका। सरहिंद का बहुत लंबी लड़ाई है, एक तरफ जो ट्रेंड जो आर्मी है मुगल्स की सरहिंद में, और उसके बाद ये अनट्रेंड जो लोग हैं उनके साथ सिख जुड़ जाते हैं, विच आर नॉट वेरी ट्रेंड, जो वारफेयर में इतने ट्रेंड भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं है, हथियार भी वैसे यूज करने ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन वो उनके अंदर जुनून है कि ये जो उन्होंने गलत किया है उसका हमने रिवेंज लेना है।
तो वो सरहिंद की सब उस वक्त अभी भी हम पढ़ते हैं इतिहास में, ईंट से ईंट बजाई। ईंट से ईंट बजाई मतलब जो उसको खंडर में तब्दील कर दिया, और जो सरहिंद है जो एक खंडहर के रूप में सामने आया। और मुझे अभी आज ही मैंने पढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट था कि इसका नाम फतेहगढ़ साहब कब हुआ। तो वैसे जब सिख को पॉलिटिकल मिली, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बारे में बात नहीं करूंगा, तो यहाँ का कोई रूलर बनने के लिए तैयार नहीं था कि ये उसको बोलते थे ये ऐसी धरती है जो जहाँ पे साहबजादों की शहादत हुई, तो यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो सिखों के एक बड़े समूह ने डिसाइड किया कि जो महाराजा पटियाला है, बाबा आला सिंह, उसको ये काम दिया जाए। तो उन्होंने फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर लिया। और यहाँ के जो पटियाला स्टेट के महाराजा करम सिंह थे, तो मैंने डेट नोट कर रखी है, 1813 से लेके 1845 तक उनका रूल था। उस समय दौरान उन्होंने यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया और यहाँ पे एक प्रॉपर यादगार बनाई। इसका नाम जो है सरहिंद से फतेहगढ़ साहिब किया। तो दैट इज बिटवीन 1813 एंड 1845। तो ये 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ है उसकी बात है, जब सरहिंद का नाम बदल के फतेहगढ़ साहिब हुआ। तो ये जो मैं बात बोलता हूँ कि ये ऐसी नहीं है कि उनको साहबजादों को पकड़ लिया और उनको अल्योर किया। अभी भी ये जो शहादत है, इसको ना हम लोगों ने, सिखों ने, ना ही भारत के लोगों ने, ना ही दुनिया के लोगों ने उस तरीके से रिकॉग्नाइज किया है कि एक छोटी उम्र में हम बोलते हैं, लेकिन उनकी जो काबिलियत है, जो उनकी सूझबूझ है, उसकी उस रुतबे से वो बाबा जी हैं, जैसे हम बोलते हैं बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। लेकिन उनकी शहादत को वो जगह नहीं मिली अभी दुनिया में जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें एक स्टैंड है कि आप किसी को फोर्सिबली नहीं कन्वर्ट कर सकते। आज भी हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं दुनिया में कि जहाँ पे फोर्सिबल कन्वर्शंस क्रिश्चियनिटी वाले भी करते हैं, इस्लाम वाले भी करते हैं, हर धर्म वाले करते हैं कि इसको रिकन्वर्शन हो जाए। पहले कन्वर्शन हुआ था, और जो परसिक्यूशन है मेजोरिटी द्वारा माइनॉरिटी की, वो आज भी वही है। आज भी वो सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब हमारे पास रास्ता है कि हम किस तरफ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। वो हमारे पास ऑलरेडी इतिहास में से डायरेक्टिव्स हैं, इशारे हैं, और वहाँ जो हम इशारे ही नहीं है बड़ी एक्सप्लिसिटली जो प्रैक्टिकल्स हैं हमारे सामने, तो उसको हम फॉलो करके हमारी जो सोसाइटी में कोएग्जिस्टेंस वाली बात है, तो जैसे हम कल रात भी बात कर रहे थे कि अंधेरियां चल रही हैं, टिमटिमाएंगे जरूर, चाहे दिए में तेल भी कम हो, दिया चाहे कितना भी कमजोर हो, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस लगाएगा, वो एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेगा कि हम एक जैसे रह सकते हैं, सभी अपने अपने ढंग से परमात्मा की आराधना करें, उसको याद करें, लेकिन एक दूसरे को फोर्स मत करें कि हमें कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है। हाँ, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ से बहुत बड़ा मैसेज जाता है, चाहे वो आज की पॉलिटिकल पावर्स हो या आने वाले समय की पॉलिटिकल पावर्स हो, कि किसी जो स्टेट खड़ी होती है किसी रिलीजन के नाम पर या किसी आइडेंटिटी के नाम पर, वो कभी ज्यादा समय सक्सेसफुल नहीं रहती। ये स्मृति ने कहा था कि ये चीजें ज्यादा देर रहेंगी नहीं, तो होपफुली वो चीजें नहीं रहेंगी ज्यादा देर, लेकिन अभी वी आर फेसिंग दोस टाइम्स। हाँ जी, मैं ही बोलते जा रहा हूँ, मनीष जी और अमरप्रीत सर ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। तो जैसे आपने बताया। अमरप्रीत जी। जी वेलकम आपको, आप आ गए, हमारे साथ जुड़ गए। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और फिर कंटिन्यू भी कीजिए जो आप बोलना चाह रहे थे। मैडम, मैं अमरप्रीत सिंह फ्रॉम बाबा बंदा सिंह बहादुर पॉलिटेक्निक कॉलेज फतेहगढ़ साहब से हूँ। आपने पहले ही बताया था। तो मेरा गांव भी इसी जिले डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, फतेहगढ़ साहब में। यहाँ से कुछ 17 किलोमीटर है। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है फतेहगढ़ साहब की, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, हम छोटे छोटे थे जब हम बच्चे होते थे, तो हर साल दिसंबर को जो छोटे साहबजादों का दिन मनाया जाता है, तो हम सभी बच्चे इकट्ठे होकर अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आते थे। तो मुझे याद है जब हम छोटे थे वो इन दिनों को कैसे मनाया करते थे। पूरी सर्दी थी, जैसे छोटे साहबजादों को तसीहे दिए गए, उनके साथ इतनी यातनाएं उनको झेलनी पड़ी। माता गुजरी जी और छोटे बच्चों को ठंडे बुर्ज में रात को बैठना पड़ा।
जिसके चारों तरफ पानी था, ठंडी हवाएं आती थी, तन पे कपड़े नहीं थे, जो थे वो भी भीगे हुए थे। तो हमारे लोग क्या करते हैं इन दिनों में, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को बिस्तर पे नहीं सोते, बेड पे नहीं सोते, नीचे तलाई बिछा कर सोते हैं। उन दिनों को महसूस करते हैं, उस ठंडक को महसूस करते हैं। तो उन दिनों जो सबसे बड़ी एक बात जो देखने वाली है, जो प्यार, गुरु का प्यार है, कैसे उनकी कुर्बानी हुई, जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाई थी छोटे साहिबजादों ने। ये बात ये नहीं कि वो निके निके छोटे छोटे बच्चे निहा में चीने गए। बात ये थी वो उन्होंने देश को हलून कर रख दिया। उनका जो खून था, जो निहों में उनका खून पड़ा, उसी की वजह थी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर यहाँ पे आते हैं। तो वो चमकौर साहब नहीं जाते, वहां भी बड़े साहिबजादे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के जो बड़े लड़के थे दोनों, वहां पे शहीद हुए, वो जंग कर शहीद हुए। बाबा बंदा सिंह बहादुर कोई बदला लेने नहीं आए थे छोटे साहिबजादाओं का, क्योंकि सिख धर्म में कोई बदले की भावना नहीं होती। उसका मतलब था जुल्म को सजा देनी थी, जालिम को सजा देनी थी, उसका जो जुल्म हो रहा था हिंदुस्तान में। तो ये देखिए जो छोटे साहिबजादों की वो कुर्बानी थी, वो क्या क्या रंग लेकर आती है। हजारों वर्ष की गुलामी जो हिंदुस्तान की, उसको बाबा बंदा सिंह बहादुर तोड़ता है। पहला हिंदुस्तानियों का एक राज, सिख राज वो स्थापित करता है। वजीर खां जो यहाँ का सूबेदार था सरहंद का, उसको सजा देकर उसको अपनी जान देनी पड़ती है वजीर खान को, उसको मारा जाता है। उसके जितने भी सिपा सलार थे वो जंग में मारे जाते हैं। वजीर खान की जो मिसिज थी, जो बेगम थी, और उनके जो बच्चे थे वो पकड़े जाते हैं। सिखों में, हिंदुस्तानियों में बहुत ज्यादा उस टाइम में गुस्सा था, रो था मुगल हुकूमत के खिलाफ। वो भी उनको मारना चाहते थे, सजा देना चाहते थे। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की खासियत देखिए, वो बोलता है हमारा जो टाकरा है वो जालिम के साथ था, जुल्म के साथ था, मगर जो वजीर खान के बच्चे हैं, उसकी जो वाइफ है, उसके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। उसको बिल्कुल सही सलामत जहां वो जाना चाहती है वहां उनको भेजा जाए। ये नहीं किया गया, गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों को शहीद किया गया तो वजीर खान के बच्चों को भी मार दिया जाए, नहीं, उनको छोड़ा गया, मगर राज लिया गया। यही वो रास्ता था जहां से हिंदुस्तान का राज जो बहाल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अब अहमद शली आता, रणजीत सिंह एक आजाद सिख राज स्थापित करते हैं, जहां से हिंदुस्तानियों की गुलामी है जो उसकी जड़ें जो उखाड़ दी जाती। मैं चाहता था जो डॉक्टर बीरबल, हाँ जी बस साहब आपकी आवाज आई थिंक कट रही है बीच में, तो मैं आपकी बात से एक क्लू लेकर आगे बात कर रहा हूँ कि इसमें जो बहुत अहम शख्सियतें हैं, जो बाबा मोतीराम मेहरा जी और दीवान टोडरमल जी, उनका जिक्र आए बिना ये जो साका इसको हम बोलते हैं पंजाबी में शहीदी साका बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं इसको। उसमें ये जो दो शख्सियतें हैं बाबा मोतीराम मेहरा जी, इनका जिक्र किए बिना ये पूरी नहीं होती हैं। बाबा मोतीराम मेहरा जी एक सेवा लेते हैं कि जो ठंडे बुर्ज में साहिबजादे और माता गुजरी जी कैद करके रखे हुए हैं, तो उनको दूध पिलाने की सेवा करते हैं वो, और उसके लिए अपने जो घर तक गिरवी रख देते हैं, क्योंकि जो ब्राइब देनी पड़ती है जो पहरेदार होते हैं उनको, तो लेकिन उनके मन में सेवा भावना होती है। हालांकि उसके बदले में उनके पूरे परिवार को जो कोहलू में पीट दिया जाता है, जो जहां से तेल निकाला जाता है उसमें पीट दिया जाता है उनकी पूरी फैमिली को, उनके बच्चों को। इतनी बड़ी कुर्बानी देके भी वो मतलब वो इस सेवा को सरंजाम देते हैं। तो बाबा मोतीराम मेहरा जो है हमारे इतिहास में जो उनको बहुत इज्जत और बड़े रुतबे के साथ याद किया जाता है। उनके नाम के ऊपर जो अब जब हम यहाँ से अनंतपुर साहब जाएं, हिमाचल की तरफ जाएं, तो फतेहगढ़ साहब से जब निकलते हैं तो उनके नाम पर एक गेट है जिसका नाम है बाबा मोतीराम मेहरा गेट। तो जैसे शेर मोहम्मद खान जी हैं, उनके नाम पे एक गेट रखा हुआ है। तो ये
कोएग्जिस्टेंस की तो बात है। तो हमारे लोग ये नहीं देखते कि शेर मोहम्मद खान इस्लाम धर्म से थे या बाबा मोतीराम मेहरा कौन थे। इस तरीके से दीवान टोडरमल जी जो दीवान है मुगल जो हुकूमत के उस सरहिंद के जो गवर्नर के यहाँ, और वो सेवा लेते हैं कि मैं संस्कार करूंगा, लेकिन वजीर खान इतने मतलब बुरे तरीके से उनको बोलता है कि आपने संस्कार करना है छोटे साहिबजादों का, तो आपको जो सोने की मोहरें हैं जो धरती के ऊपर बिछा के उसको डाल के, तो ऐसे नहीं है कि आपको इसका इतना मूल्य देना है, सिर्फ संस्कार करने के लिए आपको जो सोने की मोहर उसको बिछा के धरती के ऊपर बिछाना भी कैसे है, खड़े हुए। तो सबसे महंगी धरती जो दुनिया की उन्होंने परचेज की संस्कार के लिए, क्रेमेशन के लिए, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ बेच के भी जो है आज भी सरहिंद में उनके नाम उनकी जो हवेली है जिसको जहाजी हवेली बोलते हैं, अब बहुत खस्ता हालत में है, लेकिन उसको भी प्रिजर्व कर लिया जा रहा है। आई थिंक मनीष जी ने शायद विजिट किया होगा उसको, जहाजी हवेली बोलते हैं उसको। तो दीवान टोडरमल जी की याद में भी गेट बना हुआ है। तो 4 गेट बने हुए हैं सरहिंद में। फतेहगढ़ साहब में आप एंटर करते हैं चंडीगढ़ से, इधर से अनंतपुर साहब, मोरिंडा से और पटियाला से, दोनों तरफ से। और जो चौथा गेट है जो चंडीगढ़ की तरफ से आता है, वो गेट है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में, जिन्होंने यहाँ पे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम सोचते थे बचपन में कि अगर ईंट से ईंट खड़का दी तो बहुत सारी डेब्रीज, बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो गया होगा ईंटों का, मिट्टी का, वो कहाँ चला गया। तो मुझे एक बहुत बड़े सिख हिस्टोरियन हुए हैं डॉक्टर गंडा सिंह, बहुत 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 शार्प हिस्टोरियन थे वो, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, पंजाबी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। तो उनकी बुक में उन्होंने लिखा है कि ये जो डेब्रीज हैं, ये जो सरहिंद के जो मलबा बन गया था, वो उसका इतनी मतलब उसको जो उनकी इमारतें गिरा दी थी, लोगों में इतना गुस्सा था साहिबजादों की शहादत को लेके। तो वो जो डेब्रीज हैं, जब अंग्रेजों ने दिल्ली से लाहौर की तरफ जो रेलवे लाइन बिछाई, तो उस रेलवे लाइन बिछाने में ये सभी डेब्रीज को यूज किया। तो इतना मलबा ईंटों का तो उसमें यूज किया। तो ये मुझे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी कोई सिख या कोई इस रीजन का कोई, या कोई भी हिंदू धर्म से हो, कोई भी हो, जब दिल्ली की तरफ जाता था तो यहाँ की एक ईंट अपने साथ अपनी गाड़ी में, जो घोड़ा गाड़ी है उसमें उठा के ले और यमुना में फेंकता था। और जो जाता था इस तरफ अमृतसर की तरफ, लाहौर की तरफ, तो वो सतलुज में फेंकता था। मतलब वो लोगों के मनों में बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक ये मतलब गुस्सा रहा कि ये ऐसी धरती है जहाँ पे ये कुकृत्य हुआ, ये दुष्कर्म हुआ। तो ये ऐसा मतलब लोगों में रहा है। अभी भी आप देखेंगे, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, अभी वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो लोग दिसंबर में इकट्ठा होते हैं हर वर्ष, तो मनीष जी को याद होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बहुत ज्यादा संगत आती है दूर दूर से। आई थिंक लैक्स ऑफ पीपल 3 दिन में आके यहाँ पे अपनी अकीदत जो है भेंट करते हैं साहिबजादों के चरणों में, और माता गुजरी जी को याद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी विरासत है हमारी, और इसको समझने के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा सेमिनार्स भी हो सकते हैं कि इसका रेलेवेंस आज भी क्या है, उस समय क्या था, उनका मैसेज क्या है, कि जो हमें जो कोई आपके ऊपर आपको कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, उसके आगे झुकना नहीं है, उसके लिए भले अपना जो जीवन बलिदान करना पड़ जाए। तो वो जो बड़ी बात है, आज भी वो बहुत रेलेवेंट रखती है बात। तो हमें, मैं सोचता हूँ कि हमें कोई पुलिस वाला भी दिख जाए तो हमारे वैसे घिघी मच जाती है कि अरे अभी क्या बोलेगा ये। तो एक इतनी बड़ी सल्तनत का जो एक राज है, उसके सामने उसकी कोर्ट में जाके खड़े हो जाना और अपनी बात बड़ी दृढ़ता से रखनी, जब इतनी ज्यादा हॉस्टिलिटी हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस समय को। तो उसमें इतना बड़ा स्टैंड ले जाना कि आप गलत कर रहे हैं, उनको चैलेंज करना, क्योंकि साहिबजादों ने चैलेंज किया था ड्यूरिंग ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ वजीर खान कि आप लोग गलत कर रहे हैं। तो हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी आपको समझाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप समझ जाओ, धर्म के रास्ते पे चलो, धर्म का गलत इस्तेमाल मत करो। इस्लाम प्रेम सिखाता है, इस्लाम जो है बहुत, जो धर्म की आप बात करें तो उसकी आड़ में आप ऐसे कुकृत, ऐसे दुष्कर्म करना बंद करें। तो ये जो मैसेज था उनकी कोर्ट में खड़े होकर देना बहुत बड़ी बात थी। आज नहीं हम बात कर सकते, आज हम बात करके देखें तो हमारे जो वार्तालाप है सब बंद कर दिए जाएंगे। तो अभी भी ऐसा वक्त जो
कभी भी खड़ा हो सकता है। अगर हम आवाज उठानी बंद कर देंगे उनके खिलाफ, तो जो ऐसे काम करते हैं कि सुपरमेसी ऑफ पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसकी बात करेंगे, तो वो बाकी लोगों का क्या है? तो सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट जो सरकारों का काम यही होता है कि सभी को साथ में लेके चले, ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर है या इंफीरियर है। तो बहुत बड़ा मैसेज है। तो मनीष जी को मैं बोलूंगा थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि उनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, बहुत अपने आप में फख्र होता है जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी विरासत कितनी ज्यादा बड़ी है। बट कभी कभी ये मेरे मन में प्रश्न भी आता है कि इस विरासत के बारे में हमारे जो अभी बच्चे हैं उनको कितना पढ़ाया जा रहा है अभी लोकली। बट मजे की बात इसमें ये है कि सरहद की हवा में कुछ है ना, पढ़ाया जाए या ना जाए, आज तक हम उस चीज का एहसास कर सकते हैं। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत से कि बच्चों का एक सिस्टम के अगेंस्ट में खड़ा होना, अब 9 साल की 11 साल के बच्चों का सिस्टम, तो फॉर्चुनेटली मुझे चाहे पढ़ाया नहीं गया, बट मेरे खून में शायद वो चीज आई। मतलब आज तक इतने साल बाद भी एक छोटी सी बात को एक क्वेश्चन करना कि हम अपने हक के लिए, अपनी बात के लिए सिस्टम के ऊपर खड़े हो सकते हैं, मतलब कितनी खुली सोच है। और अगर मैं बचपन की बात करूं तो मेरे को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था अपनी जगह के बारे में, बट मैं गुरुद्वारा साहब जाके लंगर जरूर सकता था। मतलब इकट्ठे बैठ के खाना, है ना, एक अब बिना किसी मोटिव के कोई भी खिला रहा है, हम लोग निमानी कास्ती या छबील लगाते हैं। मतलब इतनी भावनाएं हैं कि अपना मोटिव ना रख के कम्युनिटी लिविंग जो हम बात करते हैं, गुरुद्वारे की जो एक स्पिरिट आई, जो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, मतलब आज भी मतलब बिल्कुल चलती है। हम कितनी सेवा भाव, जो आपने कहा कि हम वो दिसंबर में जो शहीदी दिवस लगता है, मतलब कितने श्रद्धा भाव से कितनी दूर दूर से लोग आते हैं। आई थिंक वो आज भी हवा में है। मतलब मुझे चाहे जानकारी हो भी ना, बट वो मेरी कॉन्शियसनेस में, मेरी स्पिरिट में वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। तो जो कि मेरे साथ, चाहे मैं लखनऊ में हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूं, तो ये सारी देन जो है मुझे लगता है कि शायद मुझे विरासत में मिली है। वो खुला स्वभाव है, वो मैं वहां से लेके आया हूँ, और वो जो सिस्टम के अगेंस्ट में खड़ा होकर अपनी बात रखने की बात है, वो आज मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। आई थिंक मतलब, और आप ये कह लो कि सेवा भाव कितना हम लोग पंजाब में करते हैं। मैं छोटे होते से ही हमारे लिए ये कभी नहीं था कि गुरुद्वारे जाना या मंदिर जाना है। मैं हमेशा दोनों, मतलब सर्वधर्म स्वभाव जो है वो भी शायद हमारी एक स्पिरिट है। वो सरहद की एक अपनी स्पिरिट है। यहाँ मुस्लिम्स का भी रोजा शरीफ भी है, गुरुद्वारा साहब भी है, मंदिर भी है, टेम्पल है, जैन मंदिर है, जैन मंदिर। मुझे आई एम प्राउड, मुझे बहुत मान होता है कि पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, बस हवा में है, हमारी खुशबू में है। जो सरहद आएगा उसको इसकी खुशबू भनक लग जाएगी। नहीं जी 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 जी। स्मृति जी ने मुझे एक और दायित्व दिया था, जो एक ड्यूटी दी थी कि मैंने बात करनी है कि गुरबानी के बारे में, अरदास के बारे में, तो उसके बारे में बात करके हम इसको चर्चा को थोड़ा आगे और बढ़ा सकते हैं अगर समय हुआ तो। जैसे मैंने इनको जो हमारी इनकी फैमिली के साथ, सिद्धार्थ जी के साथ और मनीष जी के साथ मेरी बातचीत हुई पिछले बीर विक्रम सिंह जी, मैं थोड़ा सा आपको पॉज कर रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे जो श्रोता है वो बोल रहे हैं कि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, और मैंने चैट विंडो में, हाँ, तो थोड़ा सा आप नजदीक आ जाए डिवाइस पे। और चैट, मैं तो ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, ब्लूटूथ वाले हैं, मे बी ड्यू टू दैट ऐसी दिक्कत आ रही है, तो मैं माफी चाहूंगा उनसे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ब्लूटूथ से निकल के मैं इसको वायर के साथ अटैच कर दूं। तो एक मिनट जरा, आई विल डू दैट इन ए मोमेंट। तो मैं तब तक कुछ बातें बताती हूँ जी जी। तो आपके चैट विंडो में भी मुनीष जी भी देख पाएंगे, और डॉक्टर बीर विक्रम सिंह जी भी देख पाएंगे, प्रोफेसर अमरप्रीत जी भी देख पाएंगे अगर वो हमसे जुड़े हैं इस वार्ता में अभी। तो चैट विंडो में मैंने हमारे जो श्रोता हैं उनके कमेंट्स को पेस्ट किया है, वो आप जरूर पढ़ें बाद में, और उसको अगर आप चाहें तो रिस्पॉन्ड भी करें। और फिर आप अभी आपकी जो बात आप कर रहे थे वो कंटिन्यू करें। जी जी जी। तो मैंने अभी कोशिश की है कि मैं जो ब्लूटूथ को ऑफ करके, मैं आई एम ऑडिबल? यस यस, बेटर, मच बेटर। ओके ओके। सो जो मैं बात कर रहा था कि जैसे पिछले दिने भी बात हुई थी कि कुछ ऐसी संस्था है, एनजीओ है खालसा एड नाम की, और
ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं अभी जो अभी कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है इस समय में भी, और म्यांमार की बात की थी मैंने, बर्मा की बात की थी, श्रीलंका की बात की थी, केरला की बात की थी, और पंजाब में जो फ्लड्स आए थे पिछले अभी कुछ महीने पहले, तो ये जो वॉलंटियर्स हैं खालसा एड के सभी जगह पहुंच जाते हैं, चाहे वहाँ पे जो बर्मीज द्वारा जो मुस्लिम्स हैं उनको निकाला जाता है, बांग्लादेश देश की तरफ धकेल दिया जाता है, तो उनको खाने के लिए, पीने के लिए कुछ चीजें मुहैया करवाने के लिए जो खालसा एड के वॉलंटियर्स हैं वो पहुंच जाते हैं। नेपाल में पहुंच जाते हैं जब अर्थक्वेक आता है, और सीरिया में जब शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, औरतें सफ़र कर रही हैं, बुजुर्ग सफ़र कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प के लिए ये जो वॉलंटियर्स हैं पहुंच जाते हैं देश विदेश से, अकेले भारत से ही नहीं, बहुत दूसरे मुल्कों से। तो आई वाज थिंकिंग के फिलोसफिकली ये कौन सी बात है जो गुरबानी को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, कि वो ये नहीं देखते कि उसका रिलीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो देखते हैं कि वो सफर कर रहे हैं अभी, और उनको हमारी जरूरत है, वो पहुंच जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं अभी, कि गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बानी है, गुरबानी है, उसमें गुरु साहबान की जो उचारी हुई बानी है वही नहीं है, इसमें जो भगत साहबान हैं, चाहे भगत रविदास जी हैं, चाहे भगत कबीर जी हैं, चाहे भगत त्रिलोचन जी हैं, चाहे भगत फरीद जी हैं, तो ये जो सभी हैं, सभी अलग अलग जो रीजन से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो परमात्मा की आराधना है, जो परमात्मा का ज्ञान है, वो किसी कास्ट या किसी धर्म के ऊपर लाजिम नहीं है। तो इसलिए सब हम एक हैं, इसमें हम में कोई फर्क नहीं है। ये जब बात धर्म में आ जाती है, उसके फॉलो करने वाले में आ जाती है, कि ऐसा जो हमें जो नहीं कभी मन में आएगा कि हम फला रीजन से हैं, हम सुपीरियर हैं या हम डिफरेंट हैं, तो जैसे भी जिसको जब भी जरूरत होगी तो हम हाजिर हो जाएंगे। तो लंगर के लिए तो बहुत मशहूर है, लेकिन उसके अलावा भी जब जहाँ जिसको जो जरूरत होती है, अभी पेंडेमिक में भी एक माइग्रेंट लेबर्स की जो माइग्रेशन हुई बड़े लेवल पे ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट्स, तो जो लोगों ने सफर किया, पैदल जा रहे हैं घरों को, प्रेग्नेंट लेडीज हैं पैदल जा रही हैं। तो एक वाकया मुझे पढ़ने को मिला कि वो बिहार की तरफ जा रहे हैं यूपी में से गुजरकर, तो प्रेग्नेंट लेडी का जो है वो उसका बच्चे का समय हो जाता है, तो वहां पे 2-3 घर होते हैं सिखों के, तो उनको अपने साथ ले जाते हैं, उनको रखते हैं अपने, और बच्चे जो नया शिशु है जो जन्म लेता है उसको नहलाते हैं, उसका देखभाल करते हैं, उनको 3-4 दिन रखते हैं। दे इंसिस्टेड अगेन कि हमें अभी जाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उनकी मदद के लिए आगे आ जाना, और मतलब ये जो शिक्षाएं हैं जो कहाँ से आ रही हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब जी अकेले सिखों के तो है नहीं है, ये तो जो गुरबानी है सभी के लिए है। जब हम इसमें पढ़ते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। तो ये जो हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारे, जैसे मनीष जी ने बताया कि हवा में कुछ चला जाता है, कुछ हमारे ब्लड में चला जाता है, और ये ओवर द जनरेशन जाता है। 1-2 जनरेशन की बात नहीं है, ये सदियों की बात है, कि ये जो चीजें हैं, जो वैल्यू सिस्टम में हम में आ गया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, अब इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, कि दुश्मन के लिए भी दुआ मांगनी कि उसका भला हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी संस्कृत जो धरोहर है बहुत रिच है। और हम अरदास की बात करें, तो हम जब अरदास में सभी बोलते हैं जो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, तो जब हम सरबत का भला मांगते हैं, सभी का भला मांगते हैं, कि सबका भला हो और सबका अच्छा हो। और वैसे भी हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो इसी वसुधा पे जो सभी रहने वाले हैं, हमारे कुटुंब हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे ब्रदरहुड में हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो उसी को हम आगे लेकर जो है बढ़ते हैं। और ये फतेहगढ़ साहब और सरहिंद की जो धरती है, इसी का स्नेहा देती है, इसी का मैसेज देती है। और मैं चाहता हूं कि ये बच्चे भी पढ़ें और बड़े भी पढ़ें। और बच्चों को इसलिए पढ़ाना जरूरी है कि उनको तैयार करना आने वाले समय के लिए, कि आपको ऐसे टाइम भी फेस करने पड़ सकते हैं। ये तो एक्सट्रीम है ना, जब आपको अपना जीवन बलिदान करना पड़ जाए।
तो लेकिन उसके अलावा भी आपको अपनी बात रखने का जो है वो जो हौसला, जो हिम्मत, जो वो ऐसे वाक्यों से आती है कि आप जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। जैसे मनीष जी ने बताया कि 7 साल और 9 साल की आयु क्या होती है। 7 साल के बच्चे को हमारे यहाँ ढंग से अपना ध्यान रखना नहीं आता है, तो अपनी क्रिया करनी नहीं आती है 7 साल के बच्चे को। लेकिन इस उम्र में जो है इतनी बड़ी हुकूमत का जो ट्रायल हो रहा है उसके आगे खड़े हो जाना, जो एकदम सिर ऊंचा करके और उनको चैलेंज करना और उनको बताना कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी धरोहर है ये, और ये हमें जो पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए बच्चों का, और उनको पढ़ाना चाहिए बहुत ही बचपन से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी जो चीजें हैं हमारे जो पाठ्यक्रम का वैसे हिस्सा नहीं बनती हैं, तो इसके लिए एजुकेशन सिस्टम पे अभी काम करने की और जरूरत है कि जो हमारी लोकल जो और ग्लोबल को जो कनेक्ट है प्रॉपर तरीके से, पहले हम रूट्स के साथ जुड़े और फिर ग्लोबली जो है वो एक्सप्लोर करें। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले हमें ग्लोबल बनने पे मजबूर किया जा रहा है और लोकल हम बन नहीं पाते कभी भी। और एक शैलो सी जो लाइफ है, आपको मालूम ही है कैसी कॉर्पोरेट लाइफ होती है, आप लोग सभी वहां से भागे हुए हैं। मैं तो नहीं भाग पाया, आप तो निकल आए वहां से एक एक करके। तो लेकिन आई फील दैट कि अनस्कूलिंग और अनबिकमिंग बहुत बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना हिम्मत वाला नहीं हूँ कि आप कैसे कैसे एक्सप्लोर कर रहे हो अपने आप को ढूंढ रहे हो, अपने आप को पाने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी बात है। क्या बात है जी। तो बहुत अच्छा आपने बात यहाँ पे रखी है अपनी। और अभी मुनीश जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात कहें कि जिस तरह से डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने कहा, और यूथ और बच्चों के लिए और फैमिलीज के लिए, तो आप भी अपने तरीके से इसे अपने घर में, अपने सराउंडिंग में, अपने दुनिया में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे सॉइल से हमें मिला हुआ है, और जो जनरेशन पे हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो चुकी है। तो बिल्कुल। जैसे मैं बिहार से हूँ, तो बिहार की मिट्टी मेरे अंदर है। और तो मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, बच्चों को, फैमिलीज को। हम तो आपके साथ रहे हैं लखनऊ में मुनीश जी, और बहुत सुंदर लगता है आपके परिवार का पूरा जो एक तरीका है एक दूसरे से मिलने का, बात करने का। तो आई विल से दैट इस तरह की फैमिलीज बनते रहे और जुड़ते रहे। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने थॉट्स शेयर करें। तो पंजाब में हमें एक वर्ड जरूर दिया गया, एक ओंकार। आई थिंक वो उसमें सब कुछ समा जाता है, सब कुछ समा जाता है। तो अगर उसको दिल से महसूस किया जाए ना, तो बहुत किताबों का बोझ हमारे पे कम हो जाएगा। तो आई थिंक वीर विक्रम जी ने अच्छा बिल्कुल कहा कि पहले हमें अपने रूट्स के बारे में जानकारी लेनी है, फिर हमें ग्लोबलाइज करना है। और जिंदगी बहुत आसान है। सरहंद का एग्जाम्पल एक चेंज की स्टोरी बताता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट अ चेंज एंड जर्नी कॉन्टिन्यूज, जीवन चलता रहता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है बदलाव जीवन का एक नियम है ही है। तो हमारा शहर उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है। तो पहले भी चलता रहा है, आज भी चलता रहेगा। शहादत हुई है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसको शहादत कहें या उन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, है ना। मुझे उसमें से जीवन का बहुत बड़ा संदेश मिला। तो वीर विक्रम जी आई थिंक हाँ, तो मैं चाहूंगी कि चैट विंडो में कुछ दर्शकों ने, श्रोताओं ने, और हमारे जो साथी हैं वो नित्य नूतन वार्ता में के परिवार के हिस्सा हैं, जैसे आज आप बन चुके हैं। और मुनीश जी के पहले राधिका और अंश बन चुके हैं हमारे परिवार का हिस्सा। तो मैं चाहूंगी आप चैट विंडो में कुछ, मैंने उनके रिस्पॉन्सेज पेस्ट किए हैं, आप उन्हें हो सकता है तो रिस्पॉन्ड करें। हमारे साथ जो एक साथी जुड़े हैं, काफी सीनियर है, वो भी पंजाब की धरती से हैं और एंथुजियास्टिक है। पवन कुमार आर्यन जी है उनका नाम, और वो काफी सारी बातें लिख रहे हैं और बहुत ही प्रभावित है आप हमारे इस वार्ता से।
तो आप उसको पढ़ सकते हैं, चैट विंडो में उन्होंने लिखा है कि, और मैंने पेस्ट किया यहाँ, देयर इज नो प्लेस फॉर आइडल वर्शिप इन सिखिज्म एज वी बो आवर हेड्स only before the Guru Granth Sahib and no one else. Is there leniency to this command of gurus? तो आप इस वीर विक्रम जी भी इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर Please, हम सिर्फ पढ़ would लेते you हैं. please? I was trying to read all those things, but I was not comfortable enough to read all those questions right now. अगर आप हमें कन्वे कर Okay. रहे हैं, गुरमुखी में भी लिखा हुआ, गुरबानी भी लिखी हुई है, जी जी तो जी. वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आपको भी सुन रहा था, तो फिर दो तरफ थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है. तो आपका क्या जी. क्वेश्चन था कि आइडल वर्शिप है जो, उसके बारे में आप कुछ बात कर रहे थे. हाँ, तो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है कि आइडल वर्शिप, देयर इज नो प्लेस फॉर आइडल वर्शिप इन सिखिज्म एज वी बो आवर हेड्स ओनली बिफोर द गुरु ग्रंथ साहिब एंड नो वन एल्स. जी जी. तो उनका क्वेश्चन है कि इज देयर लीनियंसी टू दिस कमांड ऑफ गुरुज? यस, डेफिनेटली देयर इज अ लीनियंसी. बहुत बहुत ग्रॉस लीनियंसी है. जैसे वो पिक्चर बन जानी गुरु साहिब की, इवन के तस्वीर भी अलाउड नहीं है. तो गुरु नानक देव जी की या गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीरें भी अलाउड नहीं है. तो हमारे घर में आपको वो तस्वीरें ज़्यादा नहीं दिखी होंगी जब आप हमारे घर पे आए थे, मुनीष जी भी आए थे. तो वी ट्राई टू फॉलो दैट एज फार एज. तो गुरबानी को फॉलो करना अपनी लाइफ में. ये क्वेश्चन किनका था? पवन कुमार जी का था. हाँ, पवन कुमार आर्यन जी हैं, पंजाब से हैं और लॉयर हैं, और बहुत एंथुजियास्टिक और बहुत लिटरेरी पर्सन है, काफी पढ़ते हैं. जी, जैसे आपने मुनीष जी से पूछा ना, तब मेरे ध्यान में आया कि फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो ये आम ही कहा जाता है कि ए फैमिली हु प्रेज टुगेदर लिव्स टुगेदर. तो जी. जैसे हम इकट्ठा होके कोशिश करते हैं कि शाम को इकट्ठा हो जाएं, सभी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम सभी बैठ के इकट्ठा प्रे करें, गुरबानी पढ़ें, और जब जब भी समय मिले तो इकट्ठा बैठें और परमात्मा को याद करें. तो ऐसे ऐसे जो फैमिली का मतलब क्या है कि अगर हम परमात्मा की आराधना इकट्ठा कर पाए तो हम सत्संग बन जाएगा घर में, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. तो उनके साथ भी हमें अटैचमेंट होगी, और बच्चों को जो संस्कार वो इस तरीके से चले जाएंगे, अगर हमसे दूर भी रहेंगे हॉस्टल्स में या कहीं दूर हायर एजुकेशन के लिए, तो अपनी रूट्स के साथ जुड़ जाएंगे. जैसे अभी हमने प्रैक्टिस शुरू की है, कोरोना पीरियड में अभी शुरू हुआ था क्योंकि टाइम बहुत मिल गया था. तो जो बेटा है बड़ा, वही अरदास करेगा पाठ के बाद जो शाम को होता है. तो अब उसको वो ऑरली याद हो गया है अरदास कैसी करनी है. तो वो ऐसा जैसे ग्रंथी और पाठी होता है, उनकी जिम्मेवारी बता दी गई, जैसे पुजारी होता है हर धर्म में. तो हम जैसे इन प्रिंसिपल, अगर हम सिख धर्म की बात करें तो उसमें जो पुजारी वर्ग की कोई जगह नहीं है, लेकिन अब बहुत बड़ी जगह बना दी है लोगों ने. क्योंकि अगर परमात्मा की आराधना करनी है तो आप खुद करें, अरदास करने हैं तो अपने लिए खुद करें. किसको पैसे दे के आपने अखंड पाठ करवा लिया, आपने अरदास करवा ली, ठीक है, किसी को मजबूरी हो वो मुबारक है, लेकिन अगर आप खुद करें ये तो बड़ी अच्छी बात है. तो कीर्तन करना, तो हमने कीर्तन करना शुरू किया. मैंने मनीष जी को बताया कि इतने शब्द सीखे गुरबानी के, खुद गायन करना सीखा. मेरी बहुत उम्र की इच्छा थी कि ये हम परिवार में बैठ के इकट्ठा करें. तो वाइफ बैठी हो, बच्चे बैठे हों, मम्मी पापा हों, तो उनके साथ बैठ के हम इकट्ठा रिसाइट करें, गुरबानी को जपें, जैसे हम बोलते हैं, जाप करना है, सिमरन करना है. तो ये बड़ी बातें हैं. तो ऐसी ऐसी लाइफ जो है, फैमिली लाइफ हो, तो इसमें फिर नशे कहाँ होंगे, इसमें जो ऐसी अलामतें कहाँ होंगी, उसके लिए जगह नहीं बचेगी. तो मतलब हम लाइफ को, फैमिली लाइफ को ऐसा इन चीजों से भर लें कि इसमें किसी और जगह की स्पेस ही ना रहे, कि हमें एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाए, हमें किसी और की तरफ झांकना ही ना पड़े. तो अगर कोई हमारे जैसी फैमिली हमें मिलती है, जैसे मनीष जी की है, आपकी है, तो हम उसको वेलकम करें, जी आए करें, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और अपने अपने रास्ते पे चलते रहें. तो ये बड़ी बात है. और हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें, कुछ अच्छा लगता है तो उसको अपना लें, कुछ नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, क्योंकि गुरबानी बोलती है, सांझ करी जाए गुणा केरी छोड़ अवगुण चली है. जो सांझ करनी है हमने गुणों की करनी है, जो वर्चूज की करनी है. और जो हमें लगता है कि वैसे तो सभी में गुण होते हैं, हम में ही सबसे ज्यादा अवगुण है, जो मैं खुद की बात करूं,
तो अगर हमें कुछ लगता भी है कि अवगुण है, कुछ गुण नहीं है उनपे, तो वो ना शेयर करें, क्योंकि परमात्मा ने हर एक को कुछ ना कुछ गुण से निवाजा है, कोई ना कोई उसको ऐसी चीज दी है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी पैदाइश है इस कायनात की, इस सृष्टि की, किसी न किसी को कुछ ना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अगर आप में उसमें से कुछ लग रहा है कि आप शेयर कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। इवन के पक्षी भी जो है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे जैसे घोंसले बनाते हैं, कौन उनको बीटेक की पढ़ाई कराता है, जो बीजड़ा होता है एक पक्षी होता है, कितना सुंदर बनाता है, और हम फैक्ट्री में भी वैसा नहीं बना पाएंगे कभी भी। तो उसको कौन ट्रेन करता है, कौन सी उसका डिप्लोमा या बीटेक होती है जब वह बना पाता है ऐसी चीज। तो वो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे थोड़ा रंज भी होता है आप लोगों को देख के कि आप लोग कैसे मतलब कोशिश कर रहे हैं। हम तो कोशिश भी नहीं कर पा रहे, कर भी नहीं रहे, उस तरफ सोच भी नहीं रहे, लेकिन आप बच्चों में जो नेचुरल है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और होपफुली एंड आई विश एंड प्रे के जो ये बच्चे हैं जो एक नया रास्ता दिखाएंगे और चलेंगे। किसी ने देखना देख लो, इनको इसकी भी परवाह नहीं है। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। इनको ये भी नहीं है कि हमें कोई देख रहा है हमसे कोई सीखेगा, नहीं नहीं, इतना भी बॉदरेशन नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई सीखना चाहे सीख ले, नहीं सीखे कोई बात नहीं, दे आर लिविंग एक्चुअली। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो एक कमेंट है जो मैं पढ़ूंगी। भारतीय समाज में जहाँ सिख है वहाँ लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि कोई और उनकी मदद करे अथवा ना करे, यह सिख भाई जो तो स्वयं तो अवश्य ही करेंगे। कमजोर के सहायक, दलित के संरक्षक और महिलाओं के रखवाले के रूप में सिखों की ख्याति है। तो मैं अब मुनीश जी को अनुरोध करूंगी कि आप इस वार्ता का कंक्लूजन करें। और बहुत सुंदर शेयरिंग रहा, जो बातें आप सबने अपनी कही, अपने समझ से, अपने प्रैक्टिस से, वो हमारे साथ रहेंगी और इससे हमने भी बहुत कुछ सीखा है। आई थिंक मेरे लिए पर्सनली वीर विक्रम जी ने जितना शेयर किया, मतलब शायद मेरी ये बहुत इच्छा थी कि मुझे भी और जानकारी मिले। एंड आई एम श्योर कि बाकी जिन्होंने भी इसको देखा या देखेंगे उनको सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, मतलब अगर छोटी सी बात, मैं तो कहता हूँ कि समुद्र की एक बूंद भी आपने जीवन में अपने उतार ली तो हमारा जीवन तर जाएगा। नहीं, और पंजाब में एक बात जरूर कही जाती है कि डिसिप्लिन तो हमें धर्म में सिखाया गया है, बट मस्ती कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जब हम पंजाब की बात करते हैं तब शो मस्ट गो ऑन, फन चलना चाहिए। तो कुछ भी हो, हमारी हेरिटेज बहुत है, बट एक मस्ती से अपना जिंदगी आगे बढ़ाते रहो, और क्या। नहीं जी, तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। चढ़दी कला।